हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं रूलिंग द कंट्री साइड चैप्टर 8 का चैप्टर है ये। एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, इसका पार्ट 4 करेंगे हम। ठीक है, अब चैप्टर 3 है हिस्ट्री का। ठीक है, अब हम शुरू कर देते हैं चैप्टर। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो की थी वो यहाँ तक करी थी। ठीक है, अब हम करेंगे इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रेड्स। तो रैतों की जो ज़मीन थी उस पर नील की खेती, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अंदर द रैती सिस्टम, जो रैती सिस्टम था हमारा, उस व्यवस्था में क्या हुआ था। द प्लांटर्स फोर्स द रेवतीज टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो मालिक थे ना रैतों के साथ, वो एक क्या करते थे, बागान, जिनका बागान होता था ना, उसके मालिक रैतों के साथ एक ना सट्टा करते थे, एक अनुबंध कर लेते थे। ठीक है, एक एग्रीमेंट कर लिया जाता था कि भाई आपको क्या करना है। एक मतलब उनका एग्रीमेंट होता था। अब उसमें क्या है वो आगे पढ़ते हैं। एट टाइम्स दे प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रेती। और कई बार तो क्या होता था, जो बागान के मालिक हैं ये गांव के मुखियाओं को भी रैतों की तरफ से, जो रहते होते थे उनकी तरफ से समझौता करने के लिए एकदम बाध्य कर देते थे कि भाई आपको करना पड़ेगा इनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन। एक तरीके से दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस। और जो मतलब एक तरीके से कर देते थे भाई कि ठीक है चलो हम आपकी बात माने। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते थे उनको जो कैश है एडवांस मिल जाता था। अब आ जाओ इसके आगे। अब होता क्या था, एडवांसेस फ्रॉम दी प्लांटर्स एट लो रेट्स। उनको काफ़ी ना कम रेट्स पर ही मिल जाता था ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। तो मतलब होता क्या था, जो समझो कि जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए काफ़ी कम ब्याज पर बागान के जो मालिक थे वो नकद कर्जा देते थे। मान लो मेरा बागान है तो मैं रैयत को बोलूँगा अच्छा तुम नील उगाओगे तो तुमको काफ़ी कम पैसों में मैं कर्जा दे देता हूँ। इस तरीके से होता था। लेकिन बट द लोन कमिटेड द रायती टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। लेकिन कर्जा लेने वाले जो रैयत थे उनको कम से कम 25% ज़मीन पर नील ही खेती करनी होती थी। ये उनके लिए एक तरीके से मैंडेटरी होता था कि 25% ज़मीन पर आप क्या करोगे, नील ही उगाओगे। अब द प्लांटर्स प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल। अब जो प्लांटर कौन था, बागान का जो मालिक था एक तरीके से, वो उन्हें क्या प्रोवाइड करता था, रैयत को बीज और उपकरण कि भाई ये चीज़ें जैसे फावड़ा हो गया, खल हो गया, ये चीज़ें उपकरण उनको मुहैया करा दिया जाता था, उनको दे दिया जाता था। अब उसके बाद क्या होता था, द सीड्स एंड ड्रिल वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर करते थे सॉइल को। जो कल्टिवेटर्स, जो उगाने वाले थे, वो अपनी मिट्टी को तैयार करते थे एंड सोड यानी कि बीज बोते थे एंड लुक आफ्टर द क्रॉप। और क्रॉप की मतलब अपनी देखभाल भी काफ़ी किया करते थे। अब यहाँ पर आ जाओ, ये चित्र में हमें दिखा रखा है वर्किंग हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th सेंचुरी। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के जो मजदूर थे नील की खेती करते हुए दिखाए गए हैं आपको। ठीक है, फ्रॉम भारत में नील का पौधे की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। उस समय क्या होता था, इन इंडिया इंडिगो प्लांट वॉज कट मोस्टली बाय द मैन। तो ज़्यादातर जो थे वो आदमी ही करते थे। अब खेती की फैक्ट्री में लाए जा रहे थे नील के पौधे के गट्ठर। अब देखो, द इंडिगो प्लांट बीइंग ब्रॉट, लाए जा रहे हैं ना नील इसके पौधे, देखो गट्ठर के गट्ठर ला रहे हैं फ्रॉम द फील्ड्स टू द फैक्ट्री। तो देखो यहाँ पर ये देखो, ये मैं आपको पढ़ा दी थी। अब आ जाओ आगे, हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस। तो इंडिगो कैसे प्रोड्यूस किया गया देखते हैं अब आगे। यहाँ देखो, सबसे पहले हम ये चित्र पढ़ेंगे। एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड्स, पेंटिंग बाय विलियम स्पंसन, 1863 की पेंटिंग है। तो नील के खेतों के पास स्थित नील का ये कारखाना था। कारखाना मानी सान थे ना, फैक्ट्री वगैरह जो थी। विलियम स्पंसन का ये चित्र है, 1863 का ये चित्र है। ठीक है, थोड़ा चित्र ध्यान से देख लेना। आजकल जो टीचर्स हैं वो चित्रों पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हैं बच्चे, तो चित्र बहुत ध्यान से देखना। अब ये क्या दिखा रखा है आपको, वुमेन यूजुअली कैरीड द इंडिगो प्लांट टू दी वेट्स। तो क्या होता था, नील के पौधों का हौद तक लेकर जाने का काम जो था, तो वो औरतें जो थी वो ढोकर लेकर जाती थी एक तरीके से नील के पौधों को। ठीक है, अब नेक्स्ट नीचे पढ़ लेते हैं 12 में। द वैट बाजार क्या होता है, हौद में घोल हिलाने वाला, मतलब ये क्या होता है, द वैट बीटर। द इंडिगो वर्कर्स हियर इज स्टैंडिंग विद अ पैडल दैट वाज used to steer the solution in the vat. These workers had to remain in waist deep water for over 8 hours to beat the indigo solution. देखो नील क्या है, एक तरीके से एक ऐसा चीज़ है, कलर है ना कपड़ों में करने वाला, तो घुलता हुआ ना। तो यहाँ पर खड़ा नील का जो मजदूर है, नील मजदूर जो है हौद में पड़े हुए, हौद एक तरीके से समझो गड्ढा समझ लो तुम लोग। ठीक है, हौद में पड़े हुए घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल करने वाला पैडल लिए हुए है। पैडल मतलब जिससे हाथ से वो हिलाएगा, उसको घोलेगा कलर को। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। मतलब इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट यार, कैसे कोई करता होगा। अब वैट क्या होता है, एक्चुअली वैट क्या है, एक किण्वन अथवा संग्रह पात्र है एक तरीके से, मतलब कि जिसमें स्टोर किया जाता था। ठीक है,
और फर्मेंटिंग और स्टोरेज वेसल हम जिसे कह सकते हैं जिस बर्तन में स्टोर किया जाता था। अब यहाँ से पढ़ते हैं। द इंडिगो विलेज वर यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज। तो जो गांव नील गांव थे आमतौर पर बगान के मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। इंडिगो फैक्ट्रीज ओन्ड बाय द प्लांटर्स। फिर से पढ़ लो। द इंडिगो विलेजर्स वर यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज ओन्ड बाय प्लांटर्स। तो नील गांव आमतौर पर बगान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। ठीक है। अब आफ्टर हार्वेस्ट द इंडिगो प्लांट वॉज टेकन टू दी वैट्स। तो होता क्या था, जैसे ही मतलब ये बाद में जैसे कटाई हो जाती थी ना नील कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वैट्स यानी कि होद में पहुंचा दिया जाता था। अब याद रखना कहाँ पहुंचाया जाता था, वैट्स में पहुंचाया जाता था। सॉरी 3 और 4 वैट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई। और कितने रंग बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 कुंड क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े, तुम समझ लो जैसे, रुको मैं ऐसे समझाती हूँ। ये देखो इस तरह के कुंड, बहुत बड़े बड़े ये कुंड कहलाते थे। इस तरीके से इसमें यहाँ डालेंगे तो खोल लेंगे। तो इस तरह के कम से कम उन्हें कितने कुंड चाहिए होते थे, 3 या 4 चाहिए होते थे। वर नीडेड टू लीव्स स्ट्रिप्ड ऑफ द इंडिगो प्लांट वर फर्स्ट सोक्ड इन वार्म वाटर इन अ वेट नोन एज अ फर्मेंटिंग और स्टीपर वेट। अब पढ़ते हैं इसको। जैसे रंग बनाने के लिए कम से कम 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती होगी। प्रत्येक हौद में अलग काम होता था, हर हौद में अलग काम होता था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किड़वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। ध्यान रखना, इस हौद को क्या कहा जाता था, नोन एज फर्मेंटिंग और स्टीपर वेट ना वर्ड याद रखना। फॉर सेवरल आवर्स, काफ़ी घंटों के लिए। व्हेन द प्लांट्स फर्मेंटेड, जब पौधा जो था फर्मेंट हो जाता था। ठीक है। अब क्या होता था, किड़वित मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको किड़वित यानी कि फर्मेंट हो जाना। फर्मेंटेशन तो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा ही होगा। ठीक है। तो व्हेन द प्लांट्स फर्मेंटेड द लिक्विड बिगेन टू बॉयल। लिक्विड जो था वो बॉयल होने लगता था एंड बबल, उसमें बबल आने लगते थे, बुलबुले उठने लगते थे। नाउ द रूट एंड लीव्स वर टेकन आउट। अब क्या होता था, सड़ी हुई पत्तियों को निकाल लिया जाता था। अब उसके बाद क्या होता था, ड्रेन्ड इनटू अनदर वेट, और उसको छान लिया जाता था। द्रव को जितना भी उसके अंदर लिक्विड होता होगा उसके अलग हौद में छान लिया जाता था। ठीक है। अब क्या होता था, वॉज प्लेस्ड जस्ट बिलो दी फर्स्ट हौद। लेकिन दूसरा हौद पहले हौद के बिल्कुल ठीक नीचे ही होता था, जिससे आसानी से काम किया जा सके। इन द सेकेंड वेट, अब दूसरे हौद में क्या होता था, नोन एज द बीटर वेट। हम उसको क्या बोलते थे, बीटर वेट। दूसरे हौद को हम क्या बोलते हैं, बीटर वेट। द सोल्यूशन वॉज कॉन्टिन्यूसली स्टीयर्ड, और सोल्यूशन को लगातार हिलाया जाता था एंड बीटन विद द पैडल्स। और किस तरीके से हिलाते थे, वह पैडल, ये देखो इसके हाथ में दिख रहा है ना हमें पैडल, इसकी मदद से वो हिलाया जाता था लगातार। व्हेन द लिक्विड ग्रेजुअली टर्न्ड ग्रीन, अब जब द्रव्य जो लिक्विड होता था वो हमारा हरा होने लगता था, और उसके बाद वो फिर क्या हो जाता था, व्हेन द लिक्विड ग्रेजुअली टर्न्ड ग्रीन एंड देन उसके बाद वो ब्लू हो जाता था। लाइम वाटर वॉज एडेड टू द वेट। अब उसके बाद क्या होता था, जब द्रव्य हला हो जाता था उसके बाद नीला हो जाता था, तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। चूने का पानी समझ लो ना, लाइम वाटर, साइंस में ये भी आपने पढ़ा होगा। अब उसके बाद की लाइन पढ़ते हैं, देखो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। When the liquid, gradually the indigo separated out in flakes. When the liquid gradually turned green and then blue, lime water was added to the wet. Gradually, धीरे धीरे the indigo separated out in flakes. A muddy sediment settled at the bottom of the wet and a clear liquid rose to the surface. अब क्या होता था, धीरे धीरे नील की जो पपड़ियाँ हैं वो नीचे जम जाती थी। ठीक है। और उसके ऊपर साफ द्रव्य, बिल्कुल साफ लिक्विड जो था वो आ जाता था। द्रव्य यानी कि लिक्विड को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी हुई नील की जो गाद, जिससे हम बोल सकते हैं ना, मतलब ऐसा समझ लो, कैसे तुम्हें समझाऊं बच्चे, जैसे अगर तुम नॉर्मल पत्तों को पीसोगे तो नीचे क्या रह जाएगा, पत्तों को पीसोगे फिर लिक्विड ऊपर रह जाएगा, तो जो उसकी गांठ होती है वो। अब उसका होता है लुगदी, जिसे कह सकते हैं। नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था, ट्रांसफर कर दिया जाता था। द लिक्विड वॉज ड्रेन्ड ऑफ, लिक्विड को छान लिया जाता था। एंड सेडिमेंट जो होती है, सेडिमेंट एंड द लिक्विड पल्प ऊपर से निकाल लिया जाता था। ट्रांसफर टू द अनदर वेट नोन एज द सेटलिंग वेट एंड देन प्रेस्ड एंड ड्राइड फॉर सेल। अब क्या हो जाता था, अब नील की लुगदी को दूसरे कुंड में निथार दिया जाता था, डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा लिया जाता था। अब यहाँ देखते हैं आगे। द इंडिगो इज़ रेडी फॉर सेल। अब हो गया हमारा इंडिगो तैयार सेल करने के लिए। हेयर यू कैन सी, यहाँ आप देख सकते हो, द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन वर्कर स्टैम्पिंग एंड कटिंग द इंडिगो पल्प एंड हैज़ बीन प्रेस्ड एंड मोल्डेड। अब यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हो। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर क्या कर रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं। In the background you can see a worker carrying away for blocks for drying. अब पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। ठीक है, वो आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर ही। अब हम आगे चलते हैं।
When the crops was delivered to the planters after the harvest, a new loan was given to the riot. अब शुरू हो जाता है फिर नया कहानी। अब जो किसान पहले इनसे कर्जों से बहुत आकर्षित हो जाते थे, काफ़ी मतलब उनको लगता था कि हाँ कर्जे मिल गए। When the crop was delivered, सॉरी जब क्रॉप जो थी डिलीवर कर दी जाती थी प्लांटर यानी बगान वाले को आफ्टर द हार्वेस्ट, काटने के बाद फिर से एक लोन शुरू हो जाता था इनका। अब लोन तो मतलब एक तरीके से इनकी ज़िंदगी का हिस्सा आ गया था, लोन ही नहीं खत्म होता था इनके। अ न्यू लोन वॉज गिवन टू द रायत एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। इसी तरीके से साइकिल चलती रहती थी। पीजेंट्स यानी कि जो किसान थे, हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन, सून रियलाइज्ड हाउ हार्श द सिस्टम वॉज। अब क्या हो रहा था, किसान जो थे वो बेचारे परेशान हो गए थे इस तरह के सिस्टम से। मतलब उनको समझ में आ रहा था, किसान पहले इन कर्जों से पहले आकर्षित थे, उन्हें जल्दी समझ में आ गया, लेकिन ये व्यवस्था बहुत ही कठोर है, मतलब वो कर्जे से कभी भी निकल नहीं पाएंगे। उन्हें समझ आ रहा था, उन्हें नील की जो भी कीमत मिलती थी बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी भी खत्म नहीं हो रहा था। तो पीजेंट्स हुआ इनिशियली टेम्प्टेड, जो शुरू में तो उनको बड़े टेम्प्टेड थे, बड़ा उनको इंटरेस्ट आ रहा था कि हाँ भाई आराम से कर्जा मिल रहा है बाय द लोन्स, लेकिन सून रियलाइज, बहुत जल्दी उन्होंने रियलाइज़ किया हाउ हार्श द सिस्टम वॉज, कितना कठोर ये सिस्टम है। द प्राइस दे गॉट, जो भी पैसा उनको मिल रहा था फॉर द इंडिगो के लिए, दे प्रोड्यूस, जो उन्होंने उगाया होता था, वॉज वेरी लो, बहुत ही कम था। एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड, तो लोन की ये साइकिल कभी भी अंत नहीं आ रहा था। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम टू, अब दूसरी भी प्रॉब्लम थी। अब देखो फिर से कोई प्रॉब्लम आ गई। द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड द इंडिगो टू बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच पीजेंट्स प्रेफर टू कल्टिवेट राइस। अब क्या हो रहा था कि समस्या ये थी कि बगान का जो मालिक था वो किसान को चाहता था सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि उससे उसकी जड़ें बहुत ही ना गहरी होती थी। किसान तो वहाँ पे चावल उगाना चाहता था, ठीक है। इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स, इंडिगो की जो रूट्स होती थी वो काफ़ी ज़्यादा डीप होती थी। एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली, और सारी जितनी भी मिट्टी की ताकत होती थी खींच लेता था इंडिगो प्लांट जो होता था। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्टेड, जब नील को हम हार्वेस्ट यानी कि काट लिया जाता था, कुड बी सोन विद राइस, तो मतलब कुड नॉट बी सोन विद राइस, तो होता क्या था कि मिट्टी ऐसी हो जाती थी कि उसमें फिर चावल नहीं उगा जाया जा सकता था। तो नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती की ही नहीं जा सकती थी, यानी चावल की खेती नहीं की जा सकती। अब नील विद्रोह क्या है, द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ, नील विद्रोह हुआ और उसके बाद फिर क्या हुआ। इन मार्च 1859 में थाउजेंड्स ऑफ रैयत इन बंगाल ने रिफ्यूज़ कर दिया टू ग्रो इंडिगो। बहुत सारे लोग थे क्योंकि मिट्टी खराब हो रही थी उनकी। 1859 में बंगाल के हज़ारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे ये विद्रोह फैला, एज द रिबेलियन स्प्रेड, रायत ने रिफ्यूज़ किया टू पे रेंट्स टू दी प्लांटर्स एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद सोर्ड्स एंड स्पीयर्स। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हो गया था, बोज एंड एरोज सब लेके इन्होंने अटैक कर लिया था। जैसे जैसे ये विद्रोह फैला तो रैयतों के जो बगान मालिकों को उन्होंने लगान चुकाने से उन्होंने मना कर दिया। रैयतों ने बगान का जो मालिक था उसको बोला कि हम नहीं चुकाएंगे, कुछ भी कर लो, ठीक है। यहाँ तक कि वे तलवार, भाले, तीर कमान ये सब कुछ लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। ये मतलब इस हद तक के लोग परेशान हो चुके थे। वुमेन टर्न्ड अप टू फाइट विद पॉट्स, पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स। जो औरतें थी ना वो भी मतलब अपने बर्तन लेकर भी वो सब लड़ाई में कूद पड़ी एक तरीके से। ये हुआ था। दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बाइकॉट, और वे बगान के मालिकों के लिए काम करने वाले तो सामाजिक उनका बहिष्कार ही करता था कि जो बगान के मालिक के लिए काम करेगा ना, हम उसको, मतलब वो कहते थे वो पिछले गांव में होता था, हम उससे बात नहीं करेंगे, उसके यहाँ शादी में नहीं जाएंगे, उसके यहाँ कहीं नहीं करेंगे, उसको फसल नहीं बेचेंगे, मतलब एक तरीके से सामाजिक बहिष्कार उसका कर देंगे। हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन अप, दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बाइकॉट एंड गोमेथास। अब उसमें होता क्या था, सामाजिक बहिष्कार उसका कर दिया जाता था। ये हमने पढ़ लिया। एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स हु केम टू कलेक्ट रैंड वर बिटन। अब अगर मान लो बगान का मालिकों का कोई एजेंट आ गया रैयत के पास कि भाई चलो लगान दो, तो पकड़ के मारते थे उसको। इस तरीके से होता था। बगान के मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए अगर कोई भी आता था तो एजेंट की तो पिटाई कर दिया जाती थी। उस समय मारने लग गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान हो चुके थे। कहते हैं ना पानी सर से ऊपर हो चुका था। अब रायत सोर्स दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू सो इंडिगो नॉट बी बुलीड बाय द प्लांटर्स। अब लैथियल्स, द लैथी वीडिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन बाय द प्लांटर्स। अब होता क्या था, लाठीदारी जो होता था, लाठीदारी कौन होता है, जिसके हाथ में लाठी हो, एक तरीके से एजेंटों की तो पिटाई कर लेते थे। रियायतों ने कसम खा ली थी कि वो किसान मतलब कि तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे, और ना ही तो मतलब वो नील की खेती के लिए कोई कर्जा लेंगे, ना ही बगान मालिकों के जो लठियाले थे ना, लठियाले मतलब लाठीदारी गुंडे जिनके हाथों में ना लाठी होती थी, लाठी से मारते थे इन किसानों को ना, वो मतलब उनसे डरेंगे भी नहीं। तो एक तरीके से ये वाली सिचुएशन आ गई थी। जो बगान का मालिक था ना, सब लोग उसके विद्रोह में खड़े हो गए थे, क्योंकि कुछ तो मिलता नहीं था बेचारे किसानों को, तो एक ना एक दिन तो ये होना ही था। वाई डिड द इंडिगो पीजेंट्स डिसाइडेड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। अब हुआ क्यों नील की खेती के किसान जो थे चुप बैठने को तैयार नहीं थे? क्या प्रॉब्लम लगी थी उन्हें?
तो क्या हुआ था, वाई डिड, ये यहाँ था उन्होंने पढ़ लिया, रिमेन साइलेंट, वॉट गेव देम द पावर टू रिबेल, रिबेल मतलब होता है विद्रोह करना, तो क्या बगावत करने एक तरीके से, उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली, क्लियरली बिल्कुल साफ साफ, इसमें कोई शक नहीं है, द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑपरेसिव, सॉरी। अब तो क्या होता था, नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। दमनात्मक क्या होता है, मतलब जैसे आप किसी को दबाए जाओ दबाए जाओ दबाए जाओ तो वो एक दिन तो फटेगा ही ना, तो ऐसी ही नील की खेती की प्रॉब्लम थी कि ना किसान जो थे बहुत ही दबा हुआ महसूस करते थे। बट दोज हु oppressed do not always rise up in rebellion, दे डू सो ओनली एट टाइम्स। हुआ क्या था, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते थे, ऐसा कभी कभी ही होता था। ठीक है, अब पूरा पैराग्राफ मैं बता देती हूँ। नील की जो खेती के किसान थे वो चुप बैठने को तैयार ही नहीं थे। क्यों, उन्होंने बगावत की ताकत कहाँ से मिली, इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनकारी थी। दमनकारी माने समझिए ना कि मतलब दबा रही थी लोगों को, लेकिन जो दबे होते थे वो हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। मतलब हमेशा दबे लोग बगावत नहीं कर पाते, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते। अब क्या हुआ, इन 1859 द इंडिगो रायट्स ने फेल्ट कि मैंने महसूस किया दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार्स एंड विलेजेस हैड बीन इन देयर रेबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स। अब 1859 में नील रायतों को लगा कि बगान के मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। ठीक है, तो इन मैनी विलेजेस, गांव में हेडमैन हु हैड बीन फोर्स टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स, भाई हेडमैन को भी तो फोर्स किया जा रहा था ना कि आप इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। ठीक है, आप मोबिलाइज द इंडिगो पीसेंट्स एंड फॉट पिच्ड बैटल वॉज द लठियाल्स। अब क्या होता था इसके बाद, यहाँ पर क्या हुआ देखो समझो। बहुत सारे गाँव में जिन मुखियाओं ने नील के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे उस पर ज़बरदस्ती साइन किए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा कर लिया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी कि भैया आओ आओ लड़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, किसमें किसना है दम चल रहा था बेटा यहाँ पर। अब आ जाओ इन अदर प्लेसेस, दूसरी प्लेसेस पे क्या हुआ, रायट्स टू रेसिस्ट द प्लांटर्स, सॉरी लाइन ही हो गई मेरी। इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड विलेजेस आर्ग्यूइंग द रायट्स टू रेसिस्ट द प्लांटर्स। अब क्या हुआ, यहाँ पे कई स्थानों पर रियात के बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गाँव गाँव घूमने लगे, रियातों को बगावत के लिए उकसाने लगे कि भैया तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और तुम अपने लिए ना आवाज़ उठाओ। तो जो जमींदार थे वही गांव गांव घूमने लग गए थे। अब दीज जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीज। अब क्या हो रहा था कि जो जमींदार थे वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि बागान के जितने भी मालिक हैं उनकी तो ताकत बढ़ती जा रही है और बागान मालिक ज़बरन लंबे समय तक उनसे ज़मीन लेते रहे थे। अब यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ, द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन्ड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट दैम in their struggle against the planters. After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. अब क्या हुआ, नील की खेती के जो किसान थे, किसानों को ये लगा कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। अब 1857 के बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी थी। उनको लग रहा था कि भाई साहब अभी तो 1857 का निपटा है, अब ये नील की खेती का जो विद्रोह ना शुरू हो जाए। तो व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड ऑफ द शिमरिंग रिवॉल्ट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स, अब क्या हुआ, जब नील की खेती के वाले जिलों में एक बगावत की खबर फैली तब क्या हुआ, द लेफ्टिनेंट गवर्नर टर्न द रिबेलियन इन द रीजन इन द विंटर इन 1859। अब क्या हुआ, अब जब ये खबर फैली ना कि नील की खेती वाले जितने भी जिले हैं वहाँ पर बगावत हो गई है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में सर्दियों के इलाके में वहाँ का दौरा किया। दौरा मतलब वहाँ गए होंगे, देखा वाला होगा वहाँ पे। अब द रॉयट्स सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट। तो मतलब एक तरीके से रियातों को तो लगा कि सरकार बेचारी जो है ना उनकी दुर्दशा से परेशान है, लेकिन सरकार तुम्हारी दुश्मन थी उस समय। वे बरसात द मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट थे एशले ईडन, उन्होंने नोटिस जारी किया था। उन्होंने क्या नोटिस जारी किया था, ईडन इशूड अ नोटिस स्टेटिंग, जिसमें कहा गया था दैट द रेयर्स वुड नॉट बी कंपाइल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स, कि भाई एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया। उसने कहा कि रेतों को जो इंडिगो की खेती है उसको अनुबंध को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ऐसा मतलब नहीं किया जाएगा। बट द एक्शन वॉज रीड एज अ सपोर्ट ऑफ रिबेलियन। इस नोटिस के आधार पर लोगों को खबर फैल गई थी कि अभी आगे मैं बताऊँगी, रुक जाओ, यहाँ पर चल रहे हैं, पीछे की लाइन रह गई हमारी। Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need to be sown. अब क्या हुआ इसके बाद, इस नोटिस के आधार पर लोगों में खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। ठीक है, डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो नीड नॉट टू बी सोन, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है इसको उगाने की, उन्हें ऐसा लगा था। ईडन वॉज ट्राइंग टू placate the peasants and control an explosive solution, but his action was agreed as a support
फॉर द रिबेलियन। अब ईडन किसानों को शांत करने के और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए की कोशिश कर रहे थे। अब ईडन तो एक्चुअली क्या हो रहा था कि किसान जो मतलब बहुत ज़्यादा ही विद्रोही हो रहे थे ना, तो उनको लग रहा था कि भाई कोई विद्रोह ना हो, ये 1857 से निपटे नहीं है, अभी एक और आ जाएगा नील की खेती वाला। तो ईडन जो थे किसानों को शांत करने की कोशिश करते, उन्होंने विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते, कहीं ऐसा ना हो फट जाएंगे किसान और मतलब हमें बीट लें, मतलब कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाए एक तरीके से। उन्होंने कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। अब उन्होंने जो कार्रवाई करी तो किसानों को लगा अरे ये तो बड़े अच्छे हैं भाई, ये तो हमारे सपोर्ट में आ गए। एज द रिबेलियन स्प्रेड, intellectuals from the Calcutta rushed to the Indigo district। अब क्या हुआ, जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स कौन होते हैं, पढ़े लिखे लोग जो थे, वो नील जिलों की ओर चल पड़े, जहाँ जहाँ नील उगाया जाता था वहाँ चल पड़े। थे रॉट ऑफ द मिजरी ऑफ रैट्स। अब बेचारे उन्होंने ना जितने रहते थे रैत जो लोग होते थे उनकी दुर्दशा पर काफ़ी कुछ लिखा। अब और क्या हुआ, द टायरनी ऑफ प्लांटर्स एंड दी हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम। उन्होंने रैतों की दुर्दशा के बारे में लिखा, बगान मालिकों की ज़ोर ज़बरदस्ती के बारे में लिखा, और अत्याचारी, ये बिल्कुल नील व्यवस्था अत्याचारी तो गई थी, ज़बरदस्ती नील लगवाया जा रहा था क्योंकि वो वहाँ पर बिक रहा था उनके देश में, तो इस व्यवस्था के बारे में लिखा। अब क्या हुआ, वरीड बाय द रेबिलियन द गवर्नमेंट बॉट इन दी मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए इवन सेना तक बुलानी पड़ी थी। बगान मालिकों को मतलब इतना खतरा हो गया था उस समय किसानों से, ठीक है। एंड सेपन ने इंडिगो कमीशन, अब फिर क्या हुआ, एक इंडिगो कमीशन बैठाया गया नील उत्पादन की व्यवस्था की जांच करने के लिए, टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। समझ गए ना। तो एक जो था, अब हुआ कि नील उत्पादन की जो व्यवस्था थी, पूरी इंडिगो का उत्पादन की जो व्यवस्था थी, इसकी जांच करने के लिए एक नील आयोग तक बना दिया गया था। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड देम फॉर द corrosive methods they used for the indigo cultivation। अब क्या हुआ, इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी ठहराया कि भाई तुम्हारी ही गलती, और ज़ोर ज़बरदस्ती की आलोचना भी की, क्रिटिसाइज़ किया कि बिल्कुल ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती तो कोई तुम कैसे काम करवा सकते हो किसी से, ठीक है। इट डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर अर्थ। और इस सब से आप समझ ही सकते हो कि इस आयोग ने बताया कि आयोग ने रियायतों से कहा कि मतलब एक तरीके से आयोग ने कहा कि नील की जो खेती है रियायतों के लिए बिल्कुल भी फ़ायदे का सौदा नहीं है, ठीक है। The commission asked the Rayat to fulfill their existing contracts but also told them that they could refuse to produce indigo in future। अब आयोग ने रियायतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, मैंने मौजूदा जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने रियायतों से कहा भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट तुम लोगों ने साइन कर लिया भाई इसको तो पूरा कर दो, लेकिन आगे से अगर तुम चाहोगे तो नील की खेती तुम इसे बंद कर सकते हो। अब आई वुड रादर बैग देन सो इंडिगो, भीख मांग लूँगा, लेकिन पता है भीख मांग लूँगा, नील नहीं होऊंगा, ये सब भी आ गया था। अब हादजी मुल्ला एक इंडिगो कल्टिवेटर था ऑफ चंपारण जिले का था ये, ठीक है, सॉरी चांदपुर जिले का। थाना हादजी में एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला साहब थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंटरव्यू दिया बाय द मेंबर्स ऑफ द इंडिगो कमीशन ऑन ट्यूसडे 5 जून 1860 में। दिस इज़ व्हाट ही सेड इन आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चंस। और ये बात उन्होंने कही थी कि चांदपुर में थाना हादजी के नील काश्तकार थे हाजी मुल्ला, जिन्होंने 5 जून को 1860 को नील आयोग के सदस्यों से बात की और हाजी मुल्ला साहब के जवाब इस तरह से दिए। एक चीज़ पीछे रह गई है बेटा, यहाँ पर एक पैराग्राफ रह गया, नहीं ठीक है, अब आ जाओ आगे। हाजी मुल्ला ने क्या कहा कि आई एम नॉट विलिंग टू सो एंड आई डोंट नो दैट एनी फ्रेश टर्म्स वुड सेटिस्फाई मी। तो उन्होंने कह दिया था बिल्कुल कि अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो, अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे। कि इन्होंने पूछा होगा इनसे कि WS सीटरकार ने पूछा था जो नील आयोग के अध्यक्ष थे उस समय। तो हाजी मुल्ला साहब ने कहा नो आई वुड नॉट रादर देन सो इंडिगो, आई विल गो टू अनदर कंट्री, आई वुड रादर बैक देन सो इंडिगो। अब सॉरी, आई एम नॉट विलिंग टू सो, आई डोंट नो दैट एनी फ्रेश टर्म्स वुड सेटिस्फाई मी। तो उन्होंने कहा कि मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे इसके लिए संतुष्ट कर पाएगी। नहीं कि अगर आप मुझे कोई भी लालच दोगे, मुझसे कोई भी नई शर्त करोगे, तब भी मुझे नहीं लग रहा कि मैं मतलब ये कर पाऊँगा। बहुत परेशान हो चुके थे। तो मिस्टर सेल ने उनको क्या बोला था, मिस्टर सालेन का नाम था। वुड यू नॉट बी विलिंग टू सो एट द रुपी अ बंडल। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम 1 रुपये प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते। तो हाजी मुल्ला साहब बोले नो आई वुडेंट, बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा। रादर देन सो इंडिगो आई विल गो टू अनदर कंट्री, आई वुड रादर बैक देन सो इंडिगो। उन्होंने कहा नील उगाने की बजाय तो मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, पर नील नहीं उगाऊँगा। इस हद तक ये लोग बिल्कुल दुखी हो चुके थे।
अब आ जाओ यहाँ से इधर एक्टिविटी पे। इमेजिन यू आर अ विटनेस गिविंग एविडेंस बिफोर द इंडिगो कमीशन। WS Sitton car ask you, oh what condition will Rayat grow indigo, what will your answer be? आप कल्पना करो कि भाई आप नील आयोग के सामने गवाही दे रहे हो, तो WS Sitton कार आपसे पूछते हैं रैयत किस सूरत में नील की खेती कर सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होता? तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कितना रह गया चैप्टर? बस फिनिश ही हो गया, बस होने ही वाला है फिनिश, ये लास्ट पेज चल रहा है हमारा। आफ्टर द रिवॉल्ट, अब क्या हुआ रिवॉल्ट के बाद? इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल। बिल्कुल जो था इंडिगो जो प्रोडक्शन था वो बिल्कुल ही ज़्यादा एकदम से कोलैप्स हो गया था, ख़त्म हो गया था इस रिवॉल्ट के बाद। बिल्कुल समझ लो कि सब कुछ इस बगावत के बाद जो नील का उत्पादन था वो बिल्कुल धराशायी हो गया था। अब बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। अब लेकिन क्या हुआ था, जो बगान के मालिक थे वो बिहार पर ध्यान देने लगे थे। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज द लेट 19th सेंचुरी द बिजनेस वॉज सेवरली अफेक्टेड। अब 19वीं शताब्दी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था, इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा था, उनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब महात्मा गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो क्या हुआ था? रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अ पीजेंट फ्रॉम बिहार परस्यूडेड हिम विजिट चंपारण एंड चंपारण एंड सी द प्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेशंस देयर। अब क्या हुआ था, उस व्यवसाय से बहुत तरह से प्रभावित हुआ, तो वो उत्पादन फैला में सफल हो रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने को का न्योता दिया कि भाई देखो आओ, नील किसान जो हैं वो कितनी बुरी स्थिति में है। और फिर क्या हुआ 1917 में Gandhiji's visit in 1917 marked the beginning of the चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। तो 1917 में महात्मा गांधी का ये दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की एक तरीके से शुरुआत था। तो चंपारण आंदोलन क्यों हुआ था? अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स हुआ था। याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इंडिगो मेकिंग इन वेस्ट इंडीज़। अब फटाफट से पढ़ लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ में नील का उत्पादन। इन द अर्ली 18th सेंचुरी ऑफ फ्रेंच मिशनरी लीन, हम लोग पढ़ रहे थे, लीन बैप्टिस्ट लाबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया था। ठीक है, अब क्या हुआ था? ट्रैवल टू कैरिबियन आइलैंड्स, द्वीपों का दौरा किया एंड रॉट एक्सटेंसिवली अबाउट द रीजन। और इसके बारे में ना उन्होंने काफ़ी कुछ, इस इलाके के बारे में एक्सटेंसिवली मतलब एक तरीके से विस्तार से उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था। आप आ जाओ, क्या था? दिस इमेज शोन ऑल द स्टेजेस ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन द फ्रेंच स्लेव लैंडेज ऑफ द रीजन। तो ये जो कि तस्वीर आप देख रहे हो लाबात की एक पुस्तक से ली गई है, और इसका तस्वीर यहाँ फ्रांसीसी बगानों के नील उत्पादन के सारे चरणों को दिखाया गया है कि भाई कैसे कैसे होते थे। यू कैन सी द स्लेव वर्कर्स पुटिंग द इंडिगो प्लांट इनटू द settler white into on the left. Another worker is churning the liquid with the mechanical churner in a white. Second from the right, the two workers are carrying the indigo pulp hung up in the bags and dried. अब क्या हो रहा था? इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि फ्रांसीसी बगान में नील उत्पादन के जितने भी स्टेप्स हैं, चरण हैं, वो सब दिखाए जा रहे हैं। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर जो है वो नील के पौधों को सैटलर वॉट में डाल रहे हैं, और एक मजदूर जो है वो मशीन चरखी से घोल कर उसको घुमाया जा रहा है दाएं से दूसरी ओर। अब क्या हो रहा है? 2 वर्कर्स आर कैरिंग द इंडिगो पल्प हैंग ऑन द बैग्स एंड ड्राइड, सुखा रहा है उसको, एंड द फोरग्राउंड 2 अदर्स आर मिक्सिंग द इंडिगो pulp to be put into molds. The planter is at the center of the picture standing on the high ground supervising the slave workers. तो क्या हो रहा था यहाँ पर? 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरे में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बगान मालिक ऊंची जगह पर खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर रखे हुए हैं। सो यहाँ पर खत्म होता है लंबा सा चैप्टर। 4 वीडियोज़ में ये चैप्टर खत्म हुआ है, लेकिन मुझे जितनी उम्मीद है यही है कि आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि जो बगान के मालिक थे एक्चुअली बहुत ख़राब हो गए थे, वो बिल्कुल दास बना दिया था इन्होंने, और इसी वजह से जब आप बहुत ज़्यादा टाइम तक दास रहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन तो विस्फोट होना ही होता है। तो यही वो विस्फोट था जो हुआ था। जल्दी से मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, शेयर कर दो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे समझ लो उतने ही लोगों की आज आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है? तो फ्री में आप हेल्प कर सकते हो, मैं भी आपकी हेल्प ही कर रही हूँ, और आप भी, मैं ये गुजारिश ही करूँगी आप लोगों से कि आप भी आगे काफ़ी सारे बच्चों की हेल्प कीजिए, चैप्टर आगे पढ़ाइए। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।